Welcome to the online lecture of Sharadhi More English High School. Okay, so today I'll be starting with the chapter 3.3, Stephen Hawking. Okay, so now in this chapter we are going to study about Stephen Hawking. So 8th January 1942 to 14th March 2018. Okay, he was an English theoretical physicist, cosmologist, author, and director of research at the Center of Theoretical Cosmology within the Cambridge University. ओके तो वो कौन थे? इंग्लिश थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, मतलब जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे स्टडी करने वाले, कॉस्मोलॉजिस्ट, यूनिवर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजिस्ट, है ना। डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स किस तरीके से हुआ है तो उस पर स्टडी करने वाले। और एंड द ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, मीन्स जो रिसर्च सेंटर था थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी रिसर्च सेंटर इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके वो क्या थे? डायरेक्टर थे। ओके, ऑथर थे। नाउ हॉकिंग वाज द फर्स्ट टू सेट आउट a theory of cosmology explained by general theory of relativity and quantum mechanics. Okay, मतलब उन्होंने इस थियोरी को, जो कॉस्मोलॉजी की थियोरी है और जो ब्लैक होल का कंसेप्ट, बिग बैंग थियोरी है, ये सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले वो पर्सन थे। ओके, हॉकिंग वाज एन honorary fellow of the Royal Society of Arts FRSA, a lifetime member of the Pontifical Academy of Science, and a recipient of the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award in the US. Okay, ओके मतलब कि वो क्या क्या थे, देखो उनकी जो अचीवमेंट्स थी, है ना, उनकी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स थी, उनकी क्या पोजीशन थी, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि वो जो रॉयल सोसाइटी के जो फेलोज थे उसमें से एक ऑनररी, मतलब कि जो काफ़ी रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, एक लाइफ टाइम मेंबर थे किसके? एकेडमी ऑफ साइंस के, पॉलिटिफिशियल जो एकेडमी थी साइंस की, उसके मेंबर थे वो। और उनको अवार्ड दिया गया था, दैट वाज प्रेसिडेंशियल मेडल ओके ऑफ फ्रीडम, जो कि यूएस में काफ़ी हाईएस्ट अथॉरिटी का अवार्ड क्या किया जाता है? अज्यूम किया जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से एक है वो। ओके, सो प्रेसिडेंशियल मेडल का भी उनको दिया गया था। ओके, नाउ दिस लेसन गिव्स as an insight into the great scientist, his life and his works. Okay, इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उनकी लाइफ के बारे में, उनके जो लाइफ में उनकी जो अचीवमेंट्स थी उसके बारे में, राइट। और वो जो उन्होंने अपना साइंस, कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स के अंदर जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था, कि उन कौन से कंसेप्ट उन्होंने बताए थे, है ना। और जो भी बुक्स लिखे थे उन्होंने, उनकी जो भी अचीवमेंट्स थी, उनका जो भी वर्क डन था, वो सब हमको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। स्टीफन हॉकिंग बॉर्न जनवरी 8 1942, मीन्स 1942 में 8 जनवरी को उनका बर्थ हुआ था। इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, प्रोफेसर एंड ऑथर who has done groundbreaking work in physics and cosmology, and whose books have helped to make science accessible to everyone. At the age of 21, while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis. Part of his life story was depicted in the 2014 film The Theory of Everything. Okay, now जो स्टीफन हॉकिंग थे वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, एज वेल एज प्रोफेसर एंड ऑथर भी थे, जिन्होंने काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, मीन्स काफ़ी इफेक्टिव वर्क, जिससे जैसे कि अगर देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट है, उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, तो उसका बेस है ना, उसका बेस वो कहाँ से इनिशियलाइज हुआ है, उसके ऊपर स्टडी करने वाले थे वो, है ना। ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने फिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? साइंस को एक्सेसिबल बनाया था। एक्सेसिबल मतलब लोगों के अंदर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से बताया जा सके, है ना, हर किसी को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स किस तरह एक्सप्लेन किया जा सके। तो ऐसी बहुत सी बुक्स उन्होंने लिखी थी जिसमें उन्होंने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था एंड मेड द साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन। ओके, और इस वजह से साइंस सबको जाके समझ में आ सके, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट सब तक पहुंच सके, वो उन्होंने ऐसी बुक्स भी लिखी थी। ओके, नाउ उनके बारे में क्या गिवन है, देखो फर्दर 21 के जब वो थे, मतलब एट द एज ऑफ 21 वेल स्टडिंग कॉस्मोलॉजी, जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजी स्टडी कर रहे थे। ओके, मीन्स ही वाज जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्हें ही वाज डायग्नोस्ड विद एम्बियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मतलब ये जो डिसीज है ALS, इस डिसीज में जनरली क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं ना, वो टिश्यूज काम करना, मतलब वो क्या हो जाते हैं, हार्डनिंग हो जाती है, और वो काम करना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं धीरे धीरे करके, स्लो डाउन होते होते फिर एक टाइम आता है कि जो हमारे मतलब जो मूवमेंट्स होते हैं, पर्सन जो मूव कर सकता है वो टोटली क्या हो जाता है, उसकी मूवमेंट्स बंद हो जाती है, पैरालाइज हो जाता है। ओके, सो वो डिजीज से डायग्नोस किए थे वो जब 21 ईयर्स के थे। ओके, और उसके बारे में
उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ स्टोरी है, उसके बारे में जो 2014 में फिल्म आई थी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो इसमें पूरा उनका जो लाइफ है, उनकी लाइफ स्पैन का पूरा कंसेप्ट इसमें एक्सप्लेन किया गया। ओके, ओवर द इयर्स स्टीफन हॉकिंग हैज रिटन और को रिटन अ टोटल ऑफ 15 बुक्स। ओके, मतलब इतने सालों में उनकी जो पूरी एज रही है उसमें स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। ओके, मीन्स he had written and co-written मतलब किसी और के साथ में मिलके उन्होंने बहुत ऐसी बहुत सारी बुक्स क्या की थी, लिखी थी, 15 बुक्स। A few of the most noteworthy include, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट वन है वो कौन कौन सी है, मतलब इन ग्रैंड डिजाइन, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ओके, ये सारी जो बुक्स है इसमें उन्होंने हर पर्टिकुलर बुक में कुछ ना कुछ कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। जैसे कि द ग्रैंड डिजाइन जो बुक है उसमें उन्होंने बताया है कि मतलब जो यूनिवर्स है एग्जैक्टली जो कंसेप्ट था जो अदर साइंटिस्ट का, उसको उन्होंने अपोज करके बताया है कि हाँ वो किस तरीके से क्रिएट की गई है, जो यूनिवर्स है वो किस तरह से बिगिन हुआ है, शुरू हुआ है। ओके, द यूनिवर्स इन अ नटशेल एंड द थियरी ऑफ एवरीथिंग, जो थियरी ऑफ एवरीथिंग है उसमें उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में बताया, फ्रॉम बिग बैंग थियरी टू ब्लैक होल कंसेप्ट। ओके, सो ये सारी जो बुक्स है उनके उनकी बुक्स में ये कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट, फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट लिखे हैं उन्होंने। In 1988, Hawking catapulted into international prominence with the publication of A Brief History of Time. The short, informative book became an account of cosmology for the masses and offered an overview of space and time, the existence of God and the future. The work was an instant success, spanning more than 4 years atop the London Sunday Times bestseller list. Since its publication, also, it has sold millions of copies worldwide and been translated into more than 40 languages. ओके, 1988 के टाइम की बात है कि जब उन्होंने लॉन्च किया था इंटरनेशनल प्रोमिनेंस लेवल पे उनका पब्लिकेशन, उनकी जो बुक है वो क्या थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था। ये शॉर्ट बुक थी बट इंफॉर्मेटिव थी। ओके, मीन्स के उन्होंने इस बुक में काफ़ी नॉलेजेबल बातें लिखी थी और इस वजह से वो क्या हुआ, उनकी जो कॉस्मोलॉजी थी है ना, वो कॉस्मोलॉजी कॉन्सेप्ट था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो उस बारे में उन्होंने लिखा था और ये काफ़ी फेमस हुई थी और बहुत सारे लोगों में, मतलब कि इसमें जो कंसेप्ट था वो ओवरव्यू था पूरा स्पेस एंड टाइम का। ओके, मतलब यूनिवर्स एंड टाइम को उन्होंने को रिलेट करके पूरा उनका कॉस्मोलॉजी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, एलेबरेट किया था। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन द फ्यूचर, और जो गॉड एग्जिस्ट करते हैं और उनके और फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारा जो कंसेप्ट था उन्होंने इस बुक में लिखा था। मतलब ओवर एंड ऑल ये जो बुक थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर रखती थी। ओके, उसके अंदर जो भी कंटेंट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए जो है जो लोगों ने उसे काफ़ी लाइक किया था और ये काफ़ी फेमस पब्लिकेशन बन गई थी उस टाइम की। स्पेंडिंग मोर देन 4 years एटॉप द लंडन संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट, और बेस्ट सेलर लिस्ट में ये क्या हो गई थी, इस include हो गई थी। Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and has been translated into more than 40 languages. और क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको परचेज किया था, इसलिए इसे वर्ल्ड वाइड 40 लैंग्वेजेस में क्या किया था, ट्रांसलेट भी किया गया था, ताकि बहुत सारे जो अलग अलग लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं वो भी क्या कर सके, इसे एक्सेस कर सके, इसे रीड कर सके, नॉलेज गेन कर सके। ओके, नाउ A Brief History of Time also wasn't easy had hoped. So, in 2001, Hawking followed up his book with The Universe in a Nutshell, which offered a more illustrated guide to cosmology's big theories. Okay. अब ये जो बुक लिखी थी ना उन्होंने, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसपे उन्होंने कॉस्मोलॉजी और स्पेस टाइम, गॉड के एग्जिस्टेंस, फ्यूचर के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, बट वो शॉर्ट थी। मीन्स ये सारे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दिया था उन्होंने, बट वो जो इंटरेस्टिंग बुक थी उसको पढ़ने के बाद इतना इजी भी नहीं था समझ पाना उसको, है ना, वो कंप्लीट कंसेप्ट समझाने के लिए मतलब इनफ नहीं थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, 2001 में, 1988 में ये पब्लिश किए थे ना उन्होंने, तो फर्दर आगे जाके उन्होंने 2001 में अपनी इस बुक को फॉलो अप करते हुए, मतलब आगे बढ़ाते हुए एक दूसरी जो बुक पब्लिश करी, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेट किया था उस कंसेप्ट को, जो उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया था, मतलब which gave a illustrated information about the cosmologies to big theories. Okay, cosmology और big theories के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल explanation दी थी उस पर्टिकुलर बुक में. Okay, in 2005
Hawking authored the even more accessible A Briefer History of Time, which further simplified the original work's core concept and touched upon the newest developments in the field of light string theory. ओके और इसलिए फिर आगे फर्दर जब उन्होंने वो वाली बुक लॉन्च की इसके पहले जो द यूनिवर्स इन नटशेल 2001 में, इसके आगे ही उन्होंने 4 years के बाद 4 year लेटर 2005 में इवन मोर एक्सेसिबल बुक अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम, मतलब जिसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाइड कंसेप्ट था उनके ओरिजिनल वर्क का और उसकी कोर कंसेप्ट मतलब बेसिक कंसेप्ट जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, है ना। एक्सेसिबल होना मतलब लोगों को और ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करने की एबिलिटी होना उसमें, है ना, ताकि लोग उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सके, सिंपल होना। तो उसको उस कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने और ज़्यादा उसमें क्या किए थे, डेवलपमेंट्स किए थे, न्यूएस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड लाइक स्ट्रिंग थ्योरी। और वो कंसेप्ट की वजह से जो स्ट्रिंग थ्योरी है उसको एक न्यू डायरेक्शन मिली थी, लोगों ने उस कंसेप्ट को समझना शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट, together these three books along with Hawking's own research and papers articulate the physics personal search for science holy grail, a single unifying theory that can combine cosmology, the study of the big, with quantum mechanics, the study of the small, to explain how the universe began. Okay, और ये सारी बुक्स जो उन्होंने लिखी थी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, देन द यूनिवर्स इन द नटशेल एंड अ ब्रीफ फॉर हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये तीनों बुक्स और जो उनके रिसर्च किए हुए रिसर्च पेपर्स, देखो जो साइंटिस्ट होते हैं उनके रिसर्च पेपर्स भी होते हैं। ओके, मतलब जिस भी पर्टिकुलर कंसेप्ट में वो रिसर्च करते हैं वो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सो वो रिसर्च पेपर्स, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या हुई थी, इन सारी चीज़ों ने पर्टिकुलरली इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो देखो यहाँ पे गिवन है, होली ग्रेल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंगली किसी चीज़ को परस्यू करना आगे, ताकि लोग क्या कर सके, इस ओवरऑल पूरे कंसेप्ट को समझ सके। तो मतलब ये जो पूरा तीनों बुक्स थी, उनके रिसर्च पेपर्स थे, इस चीज़ों को अगर कोई फॉलो करेगा तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्या कर सकता है, बेटर समझ सकता है, बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, दैट कैन कंबाइन कॉस्मोलॉजी, और इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया था, कॉस्मोलॉजी द स्टडी ऑफ द बिग, ओके, मतलब जो यूनिवर्स से रिलेटेड स्टडीज थी, एंड विद क्वांटम मैकेनिक्स द स्टडी ऑफ द स्मॉल, मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स और जो स्मॉल यूनिवर्स बॉडीज है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया था, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ताकि जो यूनिवर्स वो एक्चुअली कैसे शुरू हुआ, कैसे उसका मतलब पूरा क्रिएशन हुआ, वो पूरा एक्सप्लेन किया गया था उसमें। ओके, इट्स दिस काइंड ऑफ एम्बिशियस थिंकिंग दैट हैज अलाउड हॉकिंग, who claims he can think in 11 dimensions, to lay out some big possibilities for humankind। और इस तरीके से उन्होंने ह्यूमन काइंड के लिए एक नॉलेज का एक नया एस्पेक्ट दिया था, ओके, नया कंसेप्ट दिया था लोगों को समझने के लिए। ही इज कन्विंस्ड दैट द टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल एंड that humans may indeed colonize with other planets in the future। okay, और उन्होंने ये भी क्या किया था, अपनी बुक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है, और मतलब उनका ये क्या था, मानना था। ओके, कन्विंस किया था उन्होंने कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और ह्यूमंस जो है फ्यूचर में मतलब आगे चल के अदर प्लैनेट्स के साथ कॉलोनाइज, मतलब अदर प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ पर सेटल होने के बारे में भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है, स्टीफन हॉकिंग ने बताए थे। ओके, इन September 2010 Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book The Grand Design। Okay, अब सितंबर 2010 में उन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्रैंड डिजाइन, जैसे मैं अभी इसको पहले आपको एक्सप्लेन की थी कि उस बुक में उन्होंने गॉड्स और उनकी क्रिएशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। क्या है, क्या बताया उन्होंने, अगेंस्ट द आइडिया दैट गॉड कुड हैव, मतलब कि देखो जो कंसेप्ट था, है ना, कि गॉड ने ये क्या है, यूनिवर्स को क्या क्रिएट किया था, इस आइडिया के अगेंस्ट उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ये जो क्रिएशन है यूनिवर्स का वो किस पर्टिकुलर इस जो बिग बैंग थ्योरी है ना, जो ब्लैक होल थ्योरी, उसकी वजह से क्या हुआ है, हुआ है, क्रिएशन हुआ यूनिवर्स का। मतलब इस आइडिया के अगेंस्ट उन्होंने अपनी बुक में लिखा था द ग्रैंड डिजाइन। हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीफ इन अ क्रिएटर कुड बी compatible with modern scientific theories। His new work, however, concluded that Big Bang was the inevitable consequence of the laws of physics and nothing more। Okay, और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था आगे कि मतलब मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स और जो थ्योरीज है वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, और हम क्या कर सकते हैं, वो सारी थ्योरीज को समझने के साथ साथ बिलीव कर सकते हैं गॉड में। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट थ्योरी में देखो जो सितंबर 2010 में उन्होंने इस बात को क्या किया था, अपोज किया था, उसके
अपोजिट में क्या किया था उन्होंने, लिखा था कि जो गॉड है उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्स को क्रिएट किया है। और उन्होंने बताया कि जो मॉडर्न साइंटिफिक थियोरीज है उसके साथ वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, हम उसके साथ में कंपैटिबल कर सकते हैं द बिलीफ इन गॉड। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं बिलीव नहीं करता गॉड में, राइट, उन्होंने ये बताया था, लेकिन जो साइंटिफिक कंसेप्ट है उसको भी हमें क्या करना है, लेकर चलना है। तो ये दोनों क्या है, कंपैटिबल है, मतलब दोनों साथ में चीज़ें हमें क्या करनी है, लेकर चलनी है। हिज न्यू वर्क, ओके। नाउ his new work, however, concluded that the Big Bang was inevitable consequence of the laws of physics and nothing more. Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Hawking said, "Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists, why we exist." Okay. मतलब जो स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, स्पॉन्टेनियस मतलब काफी इफेक्टिव, काफी बड़ी चीज है जो जो है यूनिवर्स, ओके। समथिंग, देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग, व्हाई वी द यूनिवर्स एग्जिस्ट, मतलब यूनिवर्स एग्जिस्ट क्यों करती है ना, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, एंड व्हाई वी एग्जिस्ट। तो इस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं उन्होंने एलेबरेट करने की कोशिश की थी। द ग्रैंड डिजाइन वाज हॉकिंग्स फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन in almost a decade. Within his new work, Hawking set out to challenge Sir Isaac Newton's belief that the universe had to have been designed by God simply because it could not have been born from chaos. Okay. तो द ग्रैंड डिज़ाइन में उन्होंने अभी जैसे वो बुक के बारे में मेंशन किया हुआ है कि जो द ग्रैंड डिज़ाइन है उन्होंने वो टाइम पे 2010 में जब लिखी थी, है ना, उसमें उन्होंने क्या किया था, जो सर इसाक न्यूटन का कंसेप्ट था, है ना, उस कंसेप्ट को अपोज किया था, है ना, उसको चैलेंज किया था, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था, उनके जो यूनिवर्स दैट हैज़ बीन डिजाइंड बाय गॉड, और उन्होंने उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को चैलेंज किया था कि ये जो यूनिवर्स है कहीं ना कहीं किसी साइंटिफिक थियोरी, साइंटिफिक कंसेप्ट की वजह से क्या है, वजूद में ये शुरू हुई है, ठीक है। It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and it is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going, Hawking said। मतलब ये क्या है, जरूरी नहीं है, जैसे कि उनका कंसेप्ट था ना कि जो गॉड है उन्होंने क्या किया, क्रिएट किया है, तो उन्होंने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि ये इन्वोक करना, ये बिलीव करना कि जो गॉड है ना, ये इन्वोक द टच द ब्लू लाइट एंड टच द पेपर एंड सेट द यूनिवर्स गोइंग। इसका क्या मतलब हुआ कि उन जो कंसेप्ट था, है ना, जो एक्सपेरिमेंटल इश्यूज थे उनके, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थे, ये क्या है, एक अलग कंसेप्ट है, ये साइंटिफिक थ्योरीज है, राइट, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज है ना, तो इसको और हमें ये क्या है, जो हमारा बिलीफ है ना, कि गॉड में, तो वो क्या है, कंपैटिबल है, वो अपनी जगह है, बट ये सारी जो चीज़ें साइंटिफिक रिसर्च है दैट इज नॉट हैपनिंग थ्रू द हेल्प ऑफ द गॉड, दैट इज वी। मतलब हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जो गॉड का क्रिएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही है दैट इज ऑल क्रिएटेड बाय गॉड, बट ये सारी चीज़ों पर रिसर्च करना है, ये सारी चीज़ों की पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें रिसर्च करनी है, राइट, दैट इज ये सारी चीज़ों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, वी आर गोइंग टू डू ऑल द रिसर्च। एट द एज ऑफ 21, स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोस्ड विथ एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ओके, 21 में उन्हें ये डिजीज है वो क्या हुई थी, उन्होंने आइडेंटिफाई, मतलब पहले उन्हें इस बात का पता नहीं था, बट लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड दैट, जो बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए थे उसके बाद उन्हें पता चला था कि उन्हें एएलएस नाम की डिजीज है, बीमारी है। ओके, इन अ वेरी सिंपल सेंस द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वर शटिंग डाउन। इसका मतलब ये होता है जनरली कि जो मतलब जो डिजीज है एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, सिंपली सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये होता है कि जो नर्व्स होती है, जो हमारी बॉडी को, मसल्स को कंट्रोल करती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, शटिंग डाउन, मतलब धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। एट द टाइम डॉक्टर्स गेव हिम 2.5 years टू लिव, और वो टाइम पे उन्होंने डॉक्टर से मतलब ये क्लियरली बोल दिया था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास, है ना, सर्वाइव करने के लिए, हार्डली 2.5 years। Hawking first began to notice the problems with his physical health while he was at Oxford. On occasion, he would trip and fall or slur his speech. He didn't look into the problem until 1963. Okay. इनिशियली मतलब ये जो फिजिकल प्रॉब्लम है उन्होंने वो धीरे धीरे खुद नोटिस किया उन्होंने, ठीक है, मतलब सीरियसली नहीं लिया, वो जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे उनका जो स्पीच था, मतलब बोलने की जो एबिलिटी थी ना, वो स्लर होने लगी थी, और जो भी उनका फिजिकल पावर थी, हेल्थ थी, वो भी क्या होती, इवन गोइंग वर्स डे बाय डे, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, वीकनेस फील होने लगी उन्हें। सो ये सारे जो सिम्टम्स थे वो उन्होंने पहले किसी से शेयर नहीं किए, उन्होंने फर्स्ट खुद नोटिस किए। ओके, he didn't look into the problem until 1963, until
1963 उन्होंने ये प्रॉब्लम को नोटिस नहीं किया था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज, फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड केप्ट दिस सिम्टम्स टू हिमसेल्फ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक मतलब उन्होंने ये सिम्टम्स किसी को शेयर नहीं किए, खुद ही उन्हें ये सारी चीज़ें उन्होंने नोटिस किए। बट वैन हिज फादर टुक नोटिस ऑफ द कंडीशन ही टुक हॉकिंग टू सी अ डॉक्टर। बट जब उनके फादर ने ये सारी कंडीशन को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, तो वो डॉक्टर के पास लेके गए थे उनको, है ना। फॉर द नेक्स्ट 2 weeks द 21-year-old called his home at a medical clinic where he underwent a series of tests. Okay, मतलब कि जो उनके कॉलेज फ्रेंड्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, नेक्स्ट वीक उनके सारे मेडिकल अरेंजमेंट्स कराए गए उनके थ्रू, है ना, ताकि उनका जो प्रॉपर टेस्ट किया जा सके, है ना। वेयर ही अंडरवेंट अ सीरीज ऑफ टेस्ट, मतलब बहुत सारे टेस्ट उनके किए जाने लगे। They took a muscle sample from my arm, stuck electrodes into me, and injected some radio-opaque fluid into my spine and watched it going up and down with X-rays. Okay, उन्होंने क्या किया, मतलब मेरा मसल सैंपल लिया, क्या करा उन्होंने, जो इलेक्ट्रोड्स थे वो क्या किए उन्होंने, स्टक किए, इंजेक्ट किए उस इलेक्ट्रोड्स में, है ना, जिसके थ्रू क्या किया उन्होंने, जो रेडियो पैक फ्लूइड था उनके स्पाइन में पास किया, है ना, और वो एक्सरे के थ्रू वॉच करने लगे कि किस तरीके से ये, अगर मतलब इस मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये जो लिक्विड है ना वो जा रहा है कि नहीं प्रॉपरली टिश्यूज में। सो एज द टाइटल बेड, he once said, after all that, they didn't tell me what I had, except that it was not multiple sclerosis and that I was an atypical case. Okay, मतलब उनको ज़्यादा डिटेल दी नहीं गई, सिर्फ इतना ही बताया कि उन्हें कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो कि क्या है, मतलब अब नॉर्मल कंडीशन है ना, अब नॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज है ना, मतलब कि इनके जो बॉडी टिश्यूज है वो हार्ड होने लगे थे धीरे धीरे और काम करना बंद कर रहे थे। ओके, सो इवेंचुअली हाउएवर डॉक्टर्स डिड डायग्नोज हॉकिंग विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ इलोसिस। उसके बाद फाइनली उन्हें पता चला कि उन्हें एएलएस, मतलब जो एम्योट्रोफिक लिटरल स्क्लेरोसिस डिजीज है वो हुआ है, एंड इट वाज डिवास्टेटिंग न्यूज़ फॉर हिम एंड हिज फैमिली, बट अ फ्यू इवेंट्स प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बिकमिंग कंप्लीटली डिस्पोंडेंट। ओके, और इसके बाद जो ये न्यूज़ उनकी फैमिली को जब पता चली तो इट वाज डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा किसी के लिए पेनफुल होना, शॉकिंग होना। ओके, यहाँ पे देखो मेंशन किया है लाइक अ सीवियर शॉक, उनके शॉक लगा इस चीज़ से कि हाँ मतलब ये डिजीज उनके मतलब फैमिली मेंबर को उनको हुई थी। ओके, हॉकिंग वाज स्टिल इन हॉस्पिटल, देन ही शेयर्ड अ रूम विद अ बॉय सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। ओके, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल थे वहाँ उनका उन वो रूम किसके साथ शेयर कर रहे थे, एक बॉय था जिसको एक ल्यूकेमिया नाम की डिजीज थी। ओके, ल्यूकेमिया मीन्स जिसमें क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो जो उनकी नॉर्मल रेंज होती है, लिमिट होती है, उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ना, ल्यूकेमिया जो डिजीज होती है। Relative to what his roommate was going through, Hawking later reflected his situation seemed more tolerable. Okay, अब जब वहाँ पर वो रूम में थे, है ना, और जो रूममेट्स थे उनको देखने के, उनकी कंडीशन को देखने के बाद के वो ये सोचने लगे कि उनकी जो कंडीशन है वो अभी भी क्या है, ठीक है, उनसे उनसे बेटर कंडीशन में, एटलीस्ट वो टॉलरेबल तो है, मतलब बर्दाश्त की जा सकती है, सफ़र की जा सकती है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहे थे। Not long after he was released from the hospital, Hawking had a dream that he was going to be executed. He said this dream made him realize that there were still things to do with his life. Okay, और थोड़े दिन बाद जब वो डिस्चार्ज हो गए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में मतलब अब जब वो देखो एक बड़ी डिजीज से जब उन्होंने सफ़र किया है ना, जब उन्हें पता कि हाँ उनकी लाइफ क्या है डेंजर में, तो उन्होंने सोचा कि लाइफ का तो मतलब कोई भी भरोसा नहीं कि वो कभी भी क्या हो सकती है, एंड हो सकती है, बट हमारे पास जो भी टाइम में है ना, हमें एटलीस्ट उसमें कुछ करना चाहिए, कुछ हमारे ड्रीम्स होना चाहिए, हमें हमारी कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए। तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ उन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है। इन अ सेंस हॉकिंग्स डिसीज हेल्प हिम बिकम द नोटेड साइंटिस्ट इन ही इज टुडे। ओके, मतलब इन शॉर्ट वो क्या कहना चाह रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि वो जो भी थे, मतलब वो आज जो नोट काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है ना, उसमें उनकी डिजीज़ ने उन्हें हेल्प की, तो उन्हें रियलाइज़ करवाया कि हाँ उन्हें कुछ करना है लाइफ में। बिफोर द डायग्नोसिस हॉकिंग हैड नॉट ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज। बिफोर माई कंडीशन वॉज डायग्नोस्ड I had been very bored with life, he said. There had not seemed to be anything worth doing. With a sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD. Okay. मतलब कि उन्होंने लाइफ में ये रियलाइज़ कर लिया जब उन्होंने
डायग्नोसिस मतलब जब उनके डिजीज़ के बारे में उन्हें पता नहीं था, तब उन्हें कभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि हाँ, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस करूँ, कोई अचीवमेंट के लिए क्या करूँ, ट्राई करूँ। बट जब उन्हें ये पता चला कि हाँ, उन्हें ये बीमारी है, तो उन्होंने क्या सोचा कि हाँ, मुझे अब मेरे कुछ ड्रीम्स है जो मुझे फुलफिल करने हैं। और उन्हें ये पता था कि वो शायद के, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था ना 2.5 ईयर्स का टाइम है शायद उनके पास सर्वाइव करने के लिए, फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद मेरे पास पीएचडी करने का टाइम नहीं, बट फिर भी आगे उन्होंने क्या किया, अपने आप को फोर्सफुली और पूरे अटेंशन के साथ में उनके रिसर्च बॉक्स में क्या किया, बिजी कर लिया। हॉकिंग poured himself into his work and research, मतलब अपने वर्क में और फर्दर रिसर्च में उन्होंने अपने आप को बिजी कर लिया। ओके, as physical control over his body diminished, he had been forced to use a wheelchair by 1969. Okay. अब धीरे धीरे जब उनका फिजिकल कंट्रोल खत्म होने लगा उनकी बॉडी पे, है ना, वो जो उनके मसल्स थे वो काम करना बंद करने लगे, तो वो फाइनली 1969 में पूरा कम्प्लीटली व्हील चेयर पर आ गए थे। द इफेक्ट्स ऑफ हिज डिजीज स्टार्टेड to slow down over time. However, Hawking's ever expanded career was accompanied by an ever worsening physical state. Okay, अब धीरे धीरे उनके जो डिजीज का जो इफेक्ट है ना, वो धीरे मतलब उनके ऊपर स्लो होने लगा कि ठीक है, वो जो भी है उनकी डिजीज को उन्होंने क्या किया, ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो हालांकि क्या टोटली व्हील चेयर पे आ चुके थे, है ना। ओवर टाइम धीरे धीरे उन्होंने क्या सोचा कि नाउ लेट मी फोकस ऑन माय करियर, है ना। इवन वो जो फिजिकल कंडीशन थी उनकी, है ना, इतनी वर्स थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने करियर के बारे में सोचा। बाय द मिड 1970s द हॉकिंग्स फैमिली हैड टेकन इन वन ऑफ हॉकिंग्स ग्रेजुएट स्टूडेंट टू हेल्प मैनेज हिज केयर एंड वर्क। और 1970 में मतलब कि उनका जो ग्रेजुएट स्टूडेंट था, ग्रेजुएट टाइम का स्टूडेंट, तो उसको क्या किया उन्होंने, उसकी उनकी केयर के लिए वर्क के लिए रखा था। ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ एंड गेट आउट ऑफ बेड, बट वर्चुअली एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड असिस्टेंस। ओके, मतलब वो खुद से शायद खाना खा सकते थे और थोड़ा बहुत मतलब काम कर सकते, बट बाकी सारी चीज़ों के लिए उन्हें क्या करना, किसी ना किसी की हेल्प लगती थी, राइट। In addition, his speech had become increasingly slurred, so that only those who knew him well could understand him. और धीरे धीरे उनकी जो मतलब बात करने की जो स्पीच, मतलब जो बात कर सकते हैं, उनकी वर्बल एबिलिटी भी धीरे धीरे स्लर्ड होने लगी, मतलब उनकी जो बातें थी वो लोगों को समझ नहीं आती थी। सिर्फ जो उनके बहुत ज़्यादा मतलब रिलेटिव थे, करीबी रिश्तेदार थे या तो फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, है ना, सिर्फ वो उनकी बात को क्या करते थे, समझ सकते थे। इन 1985 he lost his voice for good following a tracheotomy. अब उसके बाद जो 1985 में उन्होंने टोटली क्या हुआ, अपनी वॉइस को क्या हुआ, टोटली लॉस कर दिया उन। और देखो यहाँ पे जो कंडीशन मेंशन की हुई है, ट्रैकेटोमी, एन इंजेक्शन इन द विंड पाइप मेड टू रिलीव एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीथिंग। ओके, मतलब जो जो भी उनको असिस्ट किया जाता था, है ना, ब्रीथिंग के लिए ऑब्स्ट्रक्शन होता था, जिसकी वजह से, उसी की वजह से वो धीरे टोटली उनकी क्या हो गई, वो जो वॉइस थी, है ना, वो जो वर्बल एबिलिटी थी वो लॉस हो गई। द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर 24 आवर नर्सिंग केयर फॉर द एक्लेम्ड फिजिस्ट। और उनकी जो सिचुएशन थी उसके लिए उनको 24 आवर्स नर्स केयर लगती थी। इट ऑल्सो पुट इन पैरल हॉकिंग्स एबिलिटी टू डू दिस वर्क। ओके, the predicament caught the attention of a California computer programmer who had developed a speaking program that could be directed by head or eye movement. Okay, अब उनकी जो कंडीशन थी, इसको देखते हुए, देखो क्या है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को देखते हुए जो कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, उन्होंने क्या डेवलप किया था, एक स्पीकिंग प्रोग्राम दैट कुड बी डायरेक्टेड बाय हेड। एक ऐसा स्पीकिंग प्रोग्राम, देखो अब उनकी टोटली वॉइस जा चुकी थी, है ना। तो उन्होंने जो कैलिफोर्निया कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, उन्होंने क्या डेवलप किया था, एक स्पीकिंग प्रोग्राम जो हेड के थ्रू और आई मूवमेंट के थ्रू क्या किया जा सके, डायरेक्ट किया जा सके, मतलब उस पर कमांड दिया जा सके हेड और आई मूवमेंट के थ्रू। द इन्वेंशन अलाउड, और इस इन्वेंशन की वजह से द इन्वेंशन अलाउड हॉकिंग टू सेलेक्ट वर्ड्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन that were then passed through a speech synthesizer. ओके, और इस ये जो इन्वेंशन थी उनके, देखो आप लोगों ने अगर उनका फोटो देखा होगा व्हील चेयर वाला, है ना, तो एक ऐसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो, है ना, ये जो इन्वेंशन थी वो कैलिफोर्निया में जो कंप्यूटर प्रोग्रामर था, है ना, उन लोगों की जो इन्वेंशन थी वो एक्चुअली क्या था कि उनके सामने स्क्रीन पे अगर जो वर्ड्स है वो पास हो रहे हैं ना, तो वो किसके थ्रू, हेड मूवमेंट या आई मूवमेंट के थ्रू ब्लिंक करके या तो फिर
हैंड करके वो क्या करते थे, वो वर्ड्स को सेलेक्ट करते थे ताकि वो क्या कर सके, एक स्टेटमेंट फ्रेम कर सके, है ना। और जो वो वर्ड्स वो सेलेक्ट करते थे वो एक स्पीच सिंथेसाइजर से पास होता था, है ना, जिसमें से मतलब कि वो जो उनके वर्ड्स थे उसको क्या कर सके, वॉइस में कन्वर्ट किया जा सके। एट द टाइम ऑफ हिज इंट्रोडक्शन, हॉकिंग, who still had use of his fingers, selected his words with a handled clicker. Today, with virtually all control of his body gone, Hawking directs the program through a cheek muscle attached to a sensor. Okay, पहले initially जब वो इनिशियली जब ये प्रोग्रामर ने इन्वेंट किए थे तो वो क्या करते थे, अपने फिंगर टिप्स को यूज़ करते थे वर्ड्स को सेलेक्ट करने के लिए हैंड क्लिकर के थ्रू, राइट। बट अब धीरे धीरे जैसे उनकी पूरी बॉडी कंट्रोल चला गया था तो फिर वो प्रोग्राम को और ज़्यादा क्या किया, डेवलप किया गया ताकि वो उसको अपने चीक मसल्स से, मतलब जो सेंसर के थ्रू अटैच था वो चीक मसल्स के थ्रू क्या करते थे, वो उसको कमांड देते थे। थ्रू द प्रोग्राम एंड द हेल्प ऑफ असिस्टेंट्स, the Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate. His work has included numerous scientific papers. और इसी के थ्रू उन्होंने काफ़ी सारे scientific papers भी write किए थे, of course, but also information for the non-scientific community. Means उनका brain का जो स्टेट था वो काफ़ी पावरफुल था, राइट। मीन्स इवन इन दिस फिजिकल कंडीशन वो क्या कर सकते थे, उनके रिसर्च पेपर्स प्रिपेयर कर सकते थे। हॉकिंग्स हेल्थ ऑफ कोर्स रिमेन्स अ कांस्टेंट कंसर्न दैट वाज heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of a chest infection. Okay, उनकी हेल्थ क्या है, हमेशा कभी ना कभी यही कंडीशन में रहती थी, है ना, बिकॉज उनको 21 की एज से क्या था, ये स्लोरोसिस था वो। बट इसके बाद भी वो क्या किया, उन्होंने अपनी करियर को क्या किया ध्यान दिया, उस करियर पे फोकस किया और जो भी अचीवमेंट्स थे उनके, ये फिजिकल कंडीशन, ये फिजिकल स्टेट में होने के बाद भी उन्होंने सारी जो रिसर्च थे उन्हें कंप्लीट किया, है ना। और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2009 में, उनको एक चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से उन्होंने वो अटेंड नहीं कर पाया। अपार्ट फ्रॉम दिस वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करते थे और अपने जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या करते थे, पब्लिकली अनाउंस भी करते थे। इन अप्रैल, हॉकिंग, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucian Professor of Mathematics at Cambridge, मतलब वो अप्रैल में जब रिटायर 30 इयर्स का मतलब जो उनका पोस्ट था, वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के कैम्ब्रिज में, उससे रिटायरमेंट लेने वाले थे, वॉज रश टू द हॉस्पिटल फॉर बीइंग what university officials described as gravely ill. ओके मतलब उन्हें क्या बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा वो बीमार है। इट वॉज लेटर अनाउंस दैट, और उस टाइम पे जब वो क्या, जब रिटायरमेंट का जो उनका टाइम था, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और बाद में फिर क्या किया, इट वॉज लेटर अनाउंस दैट ही वॉज एक्सपेक्ट टू मेक अ फुल रिकवरी, और फिर उसके बाद उन्होंने रिकवरी भी की, लेकिन जो 14 मार्च 2018 का टाइम था वो टाइम पे वो क्या हो गए थे, पास्ट हो गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। ओके, सो ये जो ये लाइफ स्टोरी थी दैट वाज टोटली अबाउट द स्टीफन हॉकिंग, उनके अचीवमेंट्स और उनके जो भी वर्क्स डन थे उनके करियर में, उसके बारे में।